तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 11वां अध्याय, जिसका भाग देखने जा रहे हैं 9, यानी कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है जिसमें अपने गटेशन के बारे में पढ़ा है, उसी को आगे की तरफ डिस्क्राइब किया है। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में, देखो जैसा नाम है, देखो वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन करने की प्रक्रिया ही। और तुम्हें पता है वाष्प कैसे बनती है? जल का अवशोषण करके, है ना। जल को अवशोषित करेंगे, जल क्या होगा, सूर्य की रोशनी में जल क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान या ट्रांसपिरेशन के दौरान जो प्लांट है अपना जीवन कैसे चलाता है, वाटर को कैसे बचाता है, कैसे जगह जगह पर ले जाता है, वो क्रियाविधि हमें इसमें देखनी है। क्लियर दैट। अब देखो वाष्प के रूप में परिवर्तन व इससे उत्पन्न क्षति है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमने बोला कि भाई वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल वाष्प की क्या है, वाष्प के रूप में एक तो ले लेंगे और दूसरा क्या है, क्षति। अब सीधी सी बात है, वाटर, यदि तुम वाटर को वाष्प बना दोगे तो प्लांट के पास तो लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, डेफिनेटली ये बात सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन में हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तो वाष्प की प्रक्रिया और एक होने वाली क्षति। ट्रांसपिरेशन क्या है, जल का वाष्प के रूप में बनना और जल की क्षति होना, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। देखो ये वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद 6 या 7 पार्ट में, है ना। जब प्लांट फिजियोलॉजी की चैप्टर अपन ने स्टार्ट किए तो वहाँ पर अपन ने स्टोमेटा को बहुत अच्छे से देखा है, जो डम वेल स्ट्रक्चर के होते हैं, अंदर की भित्ति मोटी होती है, बाहर की भित्ति पतली होती है, जो मूवमेंट करती है ताकि स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो सकते हैं। बेसिकली दिन के समय क्लोज वो रहते हैं, अपने ओपन रहते हैं। याद आ रही है वो चीज़? यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी, ये भी हमने देखा है बहुत अच्छे से, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा ही होता है। ये चीज समझने के लिए हमें इसका डायग्राम समझना पड़ेगा और इसके लिए अपन क्या ले लेंगे, एक स्लाइड ले लेंगे। डन। यहां पर अपन ने देख ली ये चीज। अब देखो क्या हुआ, ये हमने क्या देखा है, पत्ती में जो रंध्र होते हैं जिसको हमने स्टोमेटा बोला है, इसी स्टोमेटा से क्या क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन के साथ साथ O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना, और रात के समय इसका जस्ट अपोजिट होना, है ना। रात के समय क्या करते हैं प्लांट, CO2 को बाहर की तरफ भेजते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। ऐसा हमने सुना है ना, प्लांट के बारे में पढ़ा भी है हमने, ये सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो ये जो हमारा स्टोमेटा है ये क्या कार्य करता है, देखो यहाँ का जो अंदर की भित्ति होती है स्टोमेटा की, है ना बच्चों, अंदर की जो भित्ति होती है ये कैसी होती है, ये होती है हमारी मोटी, ठीक है, और बाहर की भित्ति जो है ये होती है पतली। गेट इट। और ये होता है अंदर का भाग। ये आपको पता है गार्ड सेल्स भी होती हैं, जिसको हम रक्षक कोशिका भी कहते हैं, रक्षक होती हैं। अब क्या होगा कि जब वाटर, है ना, वाटर का यहाँ से आदान प्रदान रहेगा, गैसेस का यहाँ से आदान प्रदान रहेगा, यही बात है। अब देखो सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो रंध्र हैं, ये जो पोर्स होते हैं, और इसी के अंदर आपको पता है ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनका जो ये जो अरेंजमेंट होता है इनका, ये कैसा होता है, हमेशा रेखीय होता है, रेडियल होता है ना,
रेडियल। एक बार इसको हटा देती हूँ। कैसा होता है? रेडियल टाइप का होता है और रात में बंद हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं या ओपन। सीधी सी बात है, सूर्य का प्रकाश आएगा दिन में ही आएगा तो वहीं से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। तो सीधी सी बात क्या हुआ, स्टोमेटा हमारा दिन में ओपन रहेगा, रात में सूर्य होगा नहीं तो वो क्लोज रहेगा। इज दैट क्लियर? रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं की स्फीति टर्जर के बदलाव से होता है। अब देखो क्या हुआ, आ जाओ। ये डायग्राम हमने देखा, यहाँ पर बच्चों ये जो पतली वाली भित्ति है, यहाँ पर ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, यहाँ पर एक प्रेशर लगता है जिसको अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसको हम टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको टर्जर प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, टर्जर प्रेशर लगता है, बाहर की तरफ प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है वो ओपन हो जाते हैं। जब टर्जर प्रेशर लगता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और जब ये टर्जर प्रेशर नहीं लगेगा तो ये कैसे रहेंगे? क्लोज रहेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी होती है। ये क्या है? रंध्र छिद्र है, इसकी तरफ की जो भित्ति है यानी कि आंतरिक भित्ति, ये कैसी होगी? मोटी होगी, ये बहुत ज्यादा थिक होगी, मोटी होगी। ये बात हमने बोली है। और इसमें क्या होगी? इलास्टिसिटी भी होगी यानी कि तन्यतापूर्ण भी होगी। रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ता है, स्फीति दाब यानी कि वही टर्जर प्रेशर बढ़ रहा है, टर्जर प्रेशर बढ़ रहा है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर उभरती है। क्या हुआ? टर्जर प्रेशर कहाँ लगाया अपन ने? पतली भित्ति की तरफ ही लगाया और भित्ति की तरफ जैसे ही लगाएंगे तो ये कैसे होगी? इनलार्ज हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, दैट मीन्स ये ओपन हो जाएगी। एम आई राइट? और अंदरूनी भित्ति को अर्धचंद्राकार स्थिति में आने को मजबूर कर देगी। अब ये कैसे बन जाएगी? इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इस तरीके से बन गई, दैट मीन्स ये रंध्र ओपन हो गया। और जब स्फीति दाब नहीं लगता है तो ये इस कंडीशन में रहती है। ये यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड है और यहाँ पर ये क्या है? ओपन है। आ गई बात समझ में? यानी कि खुला हुआ होना और यहाँ पर बंद होना। आ गई बात समझ में किस तरीके से स्टोमेटा अपना कार्य कर रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? आगे चले। रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिका की भित्तियों में उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ माइक्रोफिब्रिल, जिसको मैंने क्या बोला था, जो रेडियल में होता है, माइक्रोफिब्रिल जो है वो सहायता करते हैं। मतलब जो गार्ड सेल्स होती हैं उसमें माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं और माइक्रोफिब्रिल क्या करते हैं आपको पता है ना? माइक्रोफिब्रिल अपन ने पढ़ लिया चैप्टर, या पढ़ेंगे, आई थिंक पढ़ेंगे, अभी पढ़ानी है, पढ़ेंगे। मायोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल, फिब्रिल क्या कर रहे हैं? तन्यता देते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, उसको करने में हेल्प करते हैं। सेल्यूलोज सूक्ष्म सूत्राभ का अभिविन्यास अरीय रूप से होता है। देखो वो रेखी लिखा था ना मैंने, उसको हम हिंदी में कहते हैं अरीय। यहाँ पे मैं अरीय लिख देती हूँ ना, जिसको मैंने रेडियल लिखा था और रेखीय लिखा था वो होता है अरीय। अरीय यानी कि रेडियल, ये होता है रेडियल अवस्था में। कौन? माइक्रोफिब्रिल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेडियल अरेंजमेंट में होते हैं। न कि अनुदैर्ध्य क्रम से जो रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है। जैसे ये इस तरीके से है तो ये आराम से ओपन कर देगा, ये आराम से ओपन कर देगा, आराम से ओपन कर देगा। आ गई बात समझ में? पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिका की स्फीति समाप्त हो जाती है ना, अब क्या होगा? सारा पानी बाहर निकल चुका है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? जो इस पे दाब होगा, जो इसकी स्फीति होगी वो कैसे हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। जल तनाव खत्म हो जाता है और तन्य आंतरिक भित्तियां पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाएगी क्योंकि कोई टर्जर प्रेशर नहीं लग रहा। तब रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र छिद्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं। यानी कि दिस कंडीशन इज दैट, यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही तन्यता खत्म हुई, जल तनाव खत्म हुआ, ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगी, रक्षक कोशिकाएं लूजन हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा? जो सिस्टम यूं ओपन हुआ था यूं, वो ऐसे क्लोज सिस्टम में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट, सामान्य तौर पर एक पृष्ठधारी प्राय द्विबीजपत्री पत्ती के निचली और अधिक संख्या में रंध्र होते हैं और द्विपार्श्व प्राय एक बीजपत्री पत्ती में रंध्रों की संख्या दोनों तरफ लगभग बराबर होती है। अब ये क्वेश्चन क्या है बच्चों?
आपको पूछा जाए, यदि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुम्हें डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस बताना है, बहुत ईजी है। डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री की लीव्स में यानी पत्तियों में तुम्हें देखकर बताना हो तो कैसे पता लगेगा? देखो, यदि अपन डाइकॉट लीफ की बात करेंगे यानी कि अपन द्विबीजपत्री की, है ना, द्विबीजपत्री पत्ती की बात करें तो क्या होगा? यहां पर जो छिद्र होंगे बच्चों वो कैसे होंगे? अनियमित तरीके से लगे हुए होंगे, ये याद रखना है तुम्हें। जो हमारे स्टोमेटा होंगे, जो रंध्र छिद्र होंगे, वो पत्तियों के दोनों तरफ या एक तरफ कैसे होंगे? मतलब एक तरफ अच्छे से लगे हुए होंगे, दूसरी तरफ अच्छे से नहीं लगे होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं अनियमित तरीके से रहते हैं। कौन? रंध्र छिद्र। किस में? डाइकोटिलेडन्स में, या हम कहेंगे द्विबीजपत्री पत्ती में। ये बात क्लियर होगी। लेकिन यदि अपन एक बीजपत्री की बात करें तो एक बीजपत्री में कैसा अरेंजमेंट होगा? बिल्कुल एक समान, ठीक है। यदि तुम्हें मोनोकॉट के बारे में पता लगे, एक बीजपत्री पत्ती को देखना हो तो वहां पर दोनों बायलेटरल, बायलेटरल यानी कि दोनों तरफ, आगे बात समझ में, द्विपार्श्वी, द्विपार्श्वीय यानी कि बायलेटरल तरीके से होगी। दोनों तरफ जो रंध्र होंगे वो बराबर मात्रा में होंगे, लगभग बराबर होंगे। आ गई बात समझ में? तो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन की लीव्स में स्टोमेटा को देखना समझ में आ गया। डाइकोटिलेडन की बात हो रही है तो अनियमित होंगे रंध्र, यदि मोनोकोटिलेडन की बात हो रही है तो रंध्र कैसे होंगे? दोनों तरफ समान होंगे, बायलेटरल होंगे, द्विपार्श्वीय होंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलें। वाष्पोत्सर्जन कई बाहरी कारकों जैसे ताप, टेम्परेचर, प्रकाश, नेचुरल सी बात है ना, ट्रांसपिरेशन कैसा होगा? जिस दिन सूर्य बहुत अच्छे प्रकाश में गिरेगा या सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, ट्रांसपिरेशन उतना ही होगा, है ना। आर्द्रता, नमी होगी तो कम होगा। वायु की गति से भी प्रभावित होता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य पादप कारक भी होते हैं, जैसे रंध्रों की संख्या, नेचुरल सी बात है ना, रंध्र जितने होंगे उतना ही ट्रांसपिरेशन होगा, रंध्र जितने अनियमित होंगे उतना ही ट्रांसपिरेशन कम होगा। खुले रंध्रों का प्रतिशत, भाई सारे गेट खोल दो और सब निकल रहे हैं और कुछ गेट बंद हैं, कुछ गेट खुले हुए हैं तो दिक्कत आएगी आने जाने में, नेचुरल सी बात है। तो कितने गेट ओपन है, कितने गेट, या रंध्र की बात हो रही है, कितने जो छिद्र हैं, स्टोमेटा है वो ओपन है, कितने स्टोमेटा क्लोज्ड है। पौधों में पानी की उपस्थिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि प्लांट में वाटर ही नहीं होगा तो वैसे ही कुछ मिलेगा ही नहीं ना करने को, जल का ही अपन ट्रांसपिरेशन करवा रहे हैं, उसको ही वाष्प बना रहे हैं, उसी का हार्स कर रहे हैं। यदि वही चीज़ नहीं होगी तो कोई ट्रांसपिरेशन का रेट, रिएक्शन ही नहीं पता लगेगा अपन को। वितान रचना आदि भी इसमें अन्य कारकों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना, क्या बोल रही हूँ? जाइलम रस का, ठीक है, वाष्पोत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि देखो हमने क्या बोला था, ये मूल थी हमारी, है ना, मूल के बाद तने में गया पानी, अब हमारा लीव्स में जाएगा पानी जाइलम के द्वारा, है ना। तो जाइलम के द्वारा और जगह पर पानी का ऊपर चढ़कर ही जाएगा, हाँ या ना, ऊपर की, मतलब जब जाइलम पानी को खींचेगा और वो ऊपर जाएगा तभी तो वो अन्य पार्ट में पानी पहुंचेगा। ये अपन लास्ट वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, है ना, पार्ट में बात कर चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुख्य रूप से पानी के निम्न, अब पानी की कौन कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर डिपेंड करेगा क्या क्या होती हैं। सासंजन, आसंजन, देखो सासंजन यानी कि कोहसन, कोहसन भी बोलते हैं इसको, जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण, है ना, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में यदि कोई अट्रैक्शन है तो उस वाली भौतिक या फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या कहेंगे? सासंजन कहेंगे, ठीक है। आसंजन, जब जो जल के अणु का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण, ये कैसे होगा? देखो बच्चों, आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं उसमें क्या से होती हैं? ट्रैकेट्स होती हैं,
ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रैकेट्स क्या होती हैं? ट्रैकेट्स हैं ये ट्रैकेट्स है ना, ये ट्रैकेट्स हैं। ट्रैकेट्स की वॉल पर, ट्रैकेट्स की जो भित्ति है या वॉल है उस पर जो जल के अणु मिलते हैं उसके अणुओं में एक दूसरे से आकर्षण, यदि वॉल पर प्रेजेंट ट्रैकेट या वाहिकी तत्वों की देखो सतह पर जल के अणु मौजूद है और उनके बीच में कोई आकर्षण है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आसंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? आसंजन कहेंगे। आ गया सासंजन, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन, लाइक दिस, ये अट्रैक्शन जब कहलाएगा। और यदि अपन बोलेंगे इस तरीके से तो एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन होगा तो वो सासंजन कहलाएगा। और इस तरह का जो अट्रैक्शन होगा वो सासंजन, और इस तरह का अट्रैक्शन आसंजन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। पृष्ठ तनाव, यानी कि अब सरफेस टेंशन की बात हो रही है, पृष्ठ तनाव के बारे में बात हो रही है। पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षण होता है। ये तो बिल्कुल ही सही बात है। देखो एक तंत्र है, यहाँ पर क्या है? मीडियम गैस है और यहाँ पर जल के अणु है। तुम्हें पता है कि यदि अपन गैसीय माध्यम लेता है तो अणुओं के बीच में गैप ज्यादा होता है, ये बात तो बहुत पता है। किसकी अपेक्षा? यदि अपन कोई द्रव ले तो द्रव में जो यदि कोई भी अणु होगा, है ना, द्रव में यदि कोई अणु होगा तो गैस की अवस्था द्रव में वो अधिक पास होंगे, तो आकर्षण भी किस में होगा? द्रव में ज्यादा होगा ना। अणुओं का आकर्षण द्रव में ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा? गैस की अवस्था। तो ऐसा जो तनाव होगा जल के अणुओं में वो कैसा कहलाएगा? पृष्ठ तनाव कहलाएगा। तीनों कंडीशन, तीनों भौतिक जो हमारे गुण थे वो समझ में आ गए जल के, ये बात समझ में आ गई। पानी की ये विशेषताएं उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करती है, यानी कि जाइलम से वो ऊपर की तरफ कैसे जाएंगी, अलग अलग ब्रांचेस में ऊपर टिप तक वो कैसे जाएंगी? इन्हीं सामर्थ्य की वजह से जाएंगी। जैसे कोशिकात्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता व उच्च केशिकात्व अर्थात किसी पतली नलिका से चढ़ने की क्षमता, क्या कहलाता है? ये क्या बात बोली कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। ये हमारे घर में लगने वाली मोटर है ना, यहाँ पंखा लगा होता है ऐसे, और यहाँ से तुमने पाइप लगा रखी है तुम्हारी इस थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे तुम्हें इस ग्राउंड फ्लोर से पानी ऊपर चढ़ाना है, तो तुमने क्या किया? एक पतली नलिका से पानी ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हो, है ना, एक पतली नलिका से पानी ऊपर की तरफ प्रवाहित कर रहे हो, और ऐसी कंडीशन क्या कर रही है? उच्च तन्य सामर्थ्य कहलाती है। आई बात समझ में? पौधों में केशिकात्व की लघु व्यास वाले वाहिकी जो ट्रैकेट्स होती हैं, जिसमें जो डायामीटर होगा वो कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। जैसे ट्रैकेट्स वाहिका तत्व से भी सहायता में मिलती है, मतलब ये जो पतली नलिका से ऊपर वाले पार्ट पे पानी चढ़ाने का काम कर रहा है जाइलम से, वो कौन हेल्प करता है? ट्रैकेट्स करती हैं, वाहिकियां करती है। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है, वाटर का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा। जाइलम वाहिकाएं पानी को जरूरत के अनुसार जड़ से पत्ती की शिराओं तक पहुंचाती है। आपको ये तो पता ही है, जाइलम वाहिकाएं क्या करेंगी? पानी की जरूरत होगी, जैसे जैसे क्या करेंगी? वो कैसे करेंगी? जड़ से पानी खींचेंगी और लीव्स में पहुंचाएंगी, जड़ से पानी खींचेंगी, लीव्स में पहुंचाएंगी। मतलब ये जड़ है, जड़ से तनों में जाएगा, तनों से पत्तियों में पानी जाएगा, फिर तने में जाएगा, फिर पत्तियों में जाएगा। इसी तरीके से जाइलम काम करता है ना। जाइलम का जो क्रिया विधि वो ऐसे ही तो होती है। लेकिन वह कौन सी शक्ति है जो पानी के अणुओं को पत्ती के मृदु तक जरूरत के अनुसार खींच लेती है? हमें ये बताना है कि जो टिप है ना, या फिर यहाँ की टिप है, यहाँ पर पानी को कौन खींचता है? तो जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा, चूंकि पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, जो वाहिकाएं हैं वो लगातार ऊपर पानी को ले जा रही है, अभी हमने बात करी है। तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा वाटर जाता जाएगा, लाइक दिस। मान लो कि ये वाला अपने पास, ये हमारा जाइलम है, यहाँ पर हमारी कोशिकाएं हैं, है ना, यहाँ पर हमारी कोशिकाएं हैं, यहाँ से पानी आया, ठीक है। अब ये
एपोप्लास्ट से आ रहा है, सिम्प्लास्ट से आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ से पानी अपन ने जाइलम तक दे दिया। अब लंबी दूरी तक तय करना है। यहाँ से पानी, मान लो यहाँ पर पानी भर गया, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो गया, पानी की कमी हुई तो यहाँ से इसने क्या किया, मान लो यहाँ पर पानी जाना चाहिए, यहाँ पर पानी जाना चाहिए, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो गया, पानी यहाँ कम है, जाइलम यहाँ से पानी खींचेगा, ठीक है। यहाँ से देखो वापस से हमने बोला जो हमारे एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट से जाइलम तक पानी पहुंच गया बच्चों। यहाँ पर ये सेल्स हैं बहुत सारी, यहाँ पर मान लो ट्रांसपिरेशन की क्रियाविधि हो रही है, पानी का अभाव हुआ, वापस से अवशोषित किया, यहाँ पर पानी का अभाव हुआ, इसने नेबरिंग सेल से अवशोषित किया, यहाँ पर पानी का अभाव हुआ, इसने अपने हाथ से पानी खींच लिया। तो पानी लगातार वाहिकाओं के द्वारा खींचा जा रहा है, आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। जो भी लॉस ऑफ वाटर होगा यहाँ पर वो पूरा किया जा रहा है, नहीं तो प्लांट मर जाएगा। ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो भी प्लांट मर जाता है ना। उस दौरान एक अलग सी क्रियाविधि होती है प्लांट के अंदर, C3 और C4 प्लांट अपन ने पढ़ लिया था, याद है, वो ही चीज़ यहाँ पर वर्क करेगी। तो जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, चूंकि पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, अतः जाइलम से पत्ती तक पानी के अणु को खींचने का प्रतिफलित हो जाता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर खींचा जा रहा है, पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अवशोषण होता जा रहा है, तो दोनों क्रियाविधि लगातार चलती जाती है। अधोरंध्रीय गुहिका तथा अंतराकोशिकी जगत के बजाय वातावरण में जल वाष्प की सांद्रता कम होती है, ये तो डेफिनेट चीज है। अतः पानी पास की हवा में विस्तृत हो जाता है और ये खिंचाव पैदा करता है। यहाँ पर तुम एक डायग्राम तुम देख रहे हो, यहाँ पर देखो जाइलम है, एक बार मैं कलर चेंज करती हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, जाइलम है, जैसे अपन ने भी डायग्राम। पहली बात, यहाँ पर तुम सेल्स देख रहे हो, यहाँ पर सेल्स देख रहे हो, ये कैसी है, दोनों तरफ बराबर है क्या, दोनों तरफ रंध्र बराबर है। यहाँ पर अनियमित रंध्र है ना, यदि ये रंध्र अनियमित होंगे तो डायकोटाइलेडन, यदि रंध्र नियमित होंगे, बराबर संख्या में होंगे, तो वो मोनोकोटाइलेडन। तो यहाँ पर जाइलम है, ठीक है, यहाँ से पानी तुम्हारे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ से इसको यहाँ पर पानी भेजना है बच्चों, तो जाइलम लंबी दूरी तय करेगा, ये तो हमें पता ही है। तो वाहिकाएं क्या करेगी, मान लो यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ या यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ, तो वाटर यहाँ से ले लेगा, वाटर यहाँ से आ जाएगा, वाटर यहाँ से आ जाएगा, वाटर, यानी कि आसपास की जो इसकी नेबरिंग सेल्स हैं, जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, वो क्या करेंगे, उसको पानी के ह्रास को होने से रोकेंगी और लगातार एक दूसरे की मदद करेंगी, ताकि ट्रांसपिरेशन के दौरान भी लीव्स में पानी की कमी ना आए। नेक्स्ट, मापन से स्पष्ट होता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये पैदा किया गया जो बल है बच्चों, है ना, पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जाइलम के द्वारा लंबी दूरी में पानी का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली। आई होप कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता है। क्यों है एक समझौता, क्यों हम इसको ऐसा बोलते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव सिस्टम है। यानी तू नहीं होगा तो मैं नहीं होगा और मैं होऊंगा तो तू नहीं होगा, ऐसा। लाइक पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना बहुत जरूरी है। अवशोषण, जब जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा अवशोषण भी तो बढ़ेगा, एम आई राइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी का संभरण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो भोजन बना पाएंगे। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधे के सभी अंगों तक परिवहन करना। यदि ट्रांसपिरेशन नहीं हो तो जाइलम अपनी एक्टिविटी करेगा क्या, जो नेबरिंग सेल्स है क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी क्या, लंबी दूरी तक जाइलम पानी नहीं पहुंचा पाएगा यदि ट्रांसपिरेशन ना हो। तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। पत्ती की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना, पानी को भी ये ठंडा रखते हैं। कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों को आकार व बनावट को भी नियंत्रित करता है उसकी, क्योंकि स्टोमेटा खुल रहा है बंद हो रहा है तो पत्ती का जो आकार है वो भी तो बनाए रखता है, हाँ या ना। नेक्स्ट, एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधों को जल की अत्यंत ही आवश्यकता रहती है। जो कंटिन्यूअसली
प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, उनको क्या है, अत्यंत आवश्यकता है एक सक्रिय मतलब जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी ना भैया। प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो वाटर भी तो ज़्यादा चाहिए, तो अवशोषण भी चलता रहेगा अंदर अंदर। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन में प्रभावित करता है। बिल्कुल डेफिनेटली करेगा। आप वाटर की क्वांटिटी को लिमिट कर दोगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी होगी, कि वाटर ही नहीं मिलेगा। वाटर ही नहीं मिलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। एम आई राइट? वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। यही रीजन होता है। C3 और C4 साइकिल मैंने भी आपको बताया था, यही रीजन होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या है, जो भी प्रॉब्लम आती है, विषम परिस्थितियां आती है, वो C3 और C4 प्लांट इसको हेल्प करते हैं। प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने और पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। जो C3 और C4 प्लांट हैं अपने, वो क्या करते हैं, पानी का जो अवशोषण हो रहा है, पानी की जो हास हो रही है, उस दौरान वो क्या करते हैं, C3 और C4 उस प्लांट को बचाते हैं बेचारे, कि हम हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो C3 प्लांट में भी अलग क्रियाविधि होती है और C4 प्लांट में भी अलग क्रियाविधि होती है। C4 पौधे C3 की तुलना में कार्बन बनाने का सुस्थिर बनाने में दोगुना सक्षम होते हैं। तो C4 प्लांट जो है वो क्या बोल रहे हैं, कार्बन शर्करा बनाने में और उसको सुस्थिर बनाने में, यानी कि एक एग्जैक्ट स्टेबिलिटी देने में C4 प्लांट ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं रादर देन C3 प्लांट। C4 और C3 पौधों में समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण हेतु आधी मात्रा में जल को खो देते हैं, और यही रीज़न है कि आधी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जब यौगिकरण होता है तो आधा जल जो है खत्म हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने देखा 11वीं कक्षा का 11वां अध्याय, जिसमें आज पार्ट 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।